बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, मैं मुजीब शरीफ मोमिन। आज हम भिवंडी पावरलूम कोऑपरेटिव सोसाइटी की ज़मीन जो तनाज़ात के सबब लोगों की तवज्जो का और चर्चा का मरकज़ बनी हुई है, आज हम सोसाइटी के चेयरमैन जनाब इकबाल अब्दुल रऊफ़ पंजाबी साहब से इस ज़मीन के मुतालिक सवालात पूछेंगे। इकबाल भाई अस्सलाम वालेकुम। पहला सवाल इकबाल भाई ये है कि भिवंडी पावरलूम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बुनियाद किसने डाली और इसका फाउंडर मेंबर कौन था? भिवंडी पावरलूम कोऑपरेटिव सोसाइटी 1974 में बनी और आज लगभग 51 साल हो गया है ये सोसाइटी को कायम करने में। जब ये सोसाइटी कायम की गई थी तो उस वक्त जो बुनकर समाज के लोग थे उसमें से मैं कुछ नाम आप लोगों को बयान करना चाहता हूँ। एक तो इसमें बंगालपुरा के लाला सेठ थे, वाजा मोहल्ला के हाफिज़ सेठ थे और हमारे बंगालपुरा के शरीफ हसन मोमिन भी थे और इसमें रशीद पंजाबी भी थे और रऊफ़ पंजाबी थे। इनके साथ साथ दास बाबू भी थे और उमर शंकर रुमता भी थे और इनके साथ और कई लोग थे। लेकिन इन्होंने उस वक्त ये महसूस किया कि हमारे भिवंडी में वीविंग तो है, हमको एक स्पिनिंग यूनिट चाहिए। तो स्पिनिंग मिल डालने की नियत से ये सोसाइटी बनाई गई और शुरू में स्पिनिंग मिल के लिए मशीनरी खरीदी भी गई, लेकिन कुछ लिटिगेशन वगैरह गवर्नमेंट की लिटिगेशन की वजह से ये काम आगे बढ़ नहीं पाया और हमने जो स्पिनिंग मशीनरी खरीदी थी फिर एक स्पिनिंग मिल मालेगांव को हमको ट्रांसफ़र कर बेचनी पड़ी। दूसरा सवाल ये इकबाल भाई कि आज तक इस ज़मीन पर बुनकरों के ताल्लुक से कोई तरक्याती काम अमल में क्यों नहीं आया, इसकी वजह कीजिए। इसमें जो प्रॉब्लम शुरू से थे, एक तो शुरू में ये था कि जो भिनार वाली जगह थी उसे डिपार्टमेंट कह रही थी कि ये फॉरेस्ट की ज़मीन है। हालांकि जब गवर्नमेंट ने हमको ये ज़मीन 1977 में दी थी ये फॉरेस्ट से निकल चुकी थी, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये बोलना था कि ये फॉरेस्ट की जगह है, इसलिए कई साल तक ये सिलसिला चलता रहा। और दूसरा फिर जब ये मैटर सॉल्व हुआ तो हम यहाँ पे स्पिनिंग मिल का प्रपोजल जब डाले तो ये MMRD का ये ऑब्जेक्शन आया, क्योंकि भिवंडी बॉम्बे से 50 किलोमीटर के रेडियस में आती है तो हम यहाँ पे स्पिनिंग मिल नहीं डाल सकते। तो अब उसको जब अब यह मसला को कैसे हल किया जाए तो फिर यह हुआ कि भिवंडी स्पिनिंग मिल को भिवंडी पावरलूम में कन्वर्ट किया गया। तीसरा सवाल ये इकबाल भाई कि सोसाइटी के शेयर होल्डरों को ये शुबा है कि मैनेजिंग कमेटी इसका इस्तेमाल, इस ज़मीन का इस्तेमाल अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए करना चाहती है। देखिए ये ऐसा है ना कि लगभग ये 51 साल हो गए ये सोसाइटी को। मेरी ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अभी जो है उसमें समझो मैं चेयरमैन नामजद किया गया, मिसेस अनीता गोरी इसमें वाइस चेयरमैन थी और बाकी के दीगर डायरेक्टर में उमर शंकर रुमता है, अब्दुल जलील मोमिन है, सईद इब्राहिम मोमिन, आरिफ ताहिर मोमिन, सिराजुद्दीन अंसारी, अमीन अंसारी, अशफाक भोपाली, शफीक सरदार और मिसेस सलमा मोमिन, ये हमारे डायरेक्टर्स थे। हमने पहले के 5 साल 2015 से 2020 तक सिर्फ परमिशन लेने में और जो दुश्वारियाँ थी, जो ज़मीन हमारे हाथ से निकल गई थी उसको वापस रिकैप्चर करने की कोशिश की है। इस काम में महेश चौगले हमारा काफ़ी साथ दिए और उन्होंने मंत्रालय से हमारा परमिशन ग्रांट कराए, कलेक्टर ऑफिस में हमारे परमिशन दिलाई और MMRD में भी हमारा बराबर साथ दिया। उसके साथ साथ प्रांत ऑफिस या तहसीलदार ऑफिस में भी उन्होंने हमारा साथ दिया और ये ज़मीन फिर वापस हमारे कब्जे में आ गई और इस सिलसिले में हम आगे काम बढ़ाए। लेकिन पहले के लगभग 5 या 4 साल ये सिर्फ परमिशन में निकल गए। अब आज की तारीख में हमारे पास MMRD का परमिशन है और हम ये काम को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन जितने बार भी हमने कोशिश की कि वहाँ पे बांधकाम करने की, हमें बांधकाम करने नहीं दिया गया। पहली कोशिश हमारी थी ये अपना RC पाटिल के पोता सोहेल पाटिल को हमने ये काम दिया था। सोहेल पाटिल ने वहाँ पे भूमि पूजन करने के लिए गए
तो वहाँ पे गांव वाले जमा हो गए, लगभग 100 से 150 आदमी थे, और उन्होंने कहा कि हम तुमको भूमि पूजन यहाँ पे करने नहीं देंगे, और वो पंडित को बोले कि तेरे को ये खड्डे में डाल देंगे हम लोग। तो बहरहाल वो भूमि पूजन हमको रोकना पड़ा। फिर दूसरी हमारी कोशिश ऐसी थी कि हमने सेम साहिल पाटिल को ही लेके, उनका कंपनी का नाम है आर्क लॉजिस्टिक, तो वो सेकंड बार भी उन्होंने ये कोशिश की पुलिस प्रोटेक्शन के साथ, लेकिन पुलिस प्रोटेक्शन के साथ भी हम हमारे मकसद में कामयाब नहीं रहे। इतना होने के बाद फिर हमने एक दूसरी एक टीम थी जो उन्होंने कहा कि नहीं अब हम कोशिश करेंगे। इसमें ये राहुल वाघमारे, एक एडवोकेट मस्के और एक अपना शेलार के एडवोकेट थे, उन्होंने कहा कि नहीं हमारे गाँव वाले तो बहुत अच्छा है और हम ये तुम्हारा काम करके देंगे। इन्होंने भी पुलिस प्रोटेक्शन ली, लेकिन ये नाकामयाब रहा और उन्होंने गांव वालों ने करने नहीं दिया। अब जब ये कई बार हमारी कोशिश नाकाम रही तो फिर हमने एजीएम एक बुलाया था, एजीएम सितंबर 2023 में, और ये सारी दुश्वारियाँ जनरल बॉडी के सामने हमने रखा। तो उस वक्त जनरल बॉडी ने कहा, और उस वक्त एक रूल आया था, ये हमारी ज़मीन जो है क्लास 2 है, यानी सरकारी ज़मीन है, ये गवर्नमेंट ने हमको ज़मीन ग्रांट की है। तो अभी 2019 में एक कायदा आया कि अगर तुम्हारी ग्रांट क्लास 2 की ज़मीन है, इसको तुम क्लास 1 में अगर कन्वर्ट करते हो तो डेवलपमेंट एग्रीमेंट वगैरह हो सकता है। तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, जनरल बॉडी ने हमको परमिशन दी कि तुम कोई डेवलपर को लाओ और डेवलपर से काम करा के लो, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको आगे बढ़ाया। इसी तरह हम 3 डेवलपर को कांटेक्ट किए, एक डेवलपर को कांटेक्ट किए, उसमें से 3 अहम ये है कि एक पहले था बालिया मामा, उनसे हमारी 2 मीटिंग हुई और वो काम करने के लिए तैयार थे। उनकी शर्त थी कि मैं तुमको 1 एकड़ पे 7,000 स्क्वायर फुट दूंगा और मैं आपको कोई डिपॉजिट नहीं दूंगा, क्योंकि मुझको क्लास 2 टू क्लास 1 करने पड़ेगा। तो फिर बहरहाल किसी वजह से उन्होंने डेवलपमेंट करने से इनकार कर दिया। फिर हमने दूसरा एक डेवलपर को पकड़े से रास्ता कायम किए, जिनका नाम था अर्जुन। तो ऐसा था कि वो ज़मीन खरीदने को भी तैयार था और डेवलप करने के भी तैयार था, लेकिन हम तो ज़मीन बेच नहीं सकते थे, तो वो मैटर बाजू हो गया। और फिर उनसे भी कुछ बराबर से हुआ नहीं, तो फिर हम तीसरे एक डेवलपर से बात किए, उनका नाम था रविंद्र कोलेकर, इनका फर्म का नाम था घुड़सईकर लॉजिस्टिक था। तो इन्होंने जो हमें बालिया मामा ने 7,000 स्क्वायर फुट देने बोले थे, ये हमको 7,200 स्क्वायर फुट देने वाले थे। और जो बालिया मामा ने कहा था कि मैं तुमको डिपॉजिट नहीं दूंगा, इन्होंने हमें 60 लाख रिफंडेबल डिपॉजिट दिया। और इसी तरह हम अक्टूबर 2024 में एक डेवलपमेंट एग्रीमेंट किए और ये लगभग 36 महीने में कंप्लीट करके देने की बात थी। अब जो अगर ये डेवलपर हमको बना के देता है शेड, तो ये शेड की साइज़ होगी 1,15,000 स्क्वायर फुट। अब 1,15,000 स्क्वायर फुट का अगर शेड होता है तो इसका वैल्यू हो जाता है लगभग 35 करोड़। ये 35 करोड़ की मिल्कियत हमारे हाथ में आती है। आज ज़मीन से हमको क्या मिल रहा है? 1 रुपया नहीं मिलता है, खाली फसाद, झगड़े। और कई बार तो गांव वाले ने कहा कि जब तक ये 3-4 लाश गिरती नहीं, जब तक ये मुसलमान लोगों का दिमाग ठिकाने आएगा नहीं। तो ये जो हमको शेड बना के देंगे 1,15,000 स्क्वायर फुट, अगर हम ये भाड़े पे चढ़ाते हैं तो ये लगभग हमको सालाना 2.5 करोड़ रुपया भाड़ा आएगा। तो जो ज़मीन से हमको 1 रुपये का फ़ायदा नहीं है, अगर उसका हमको 2.5 करोड़ आता है, तो हम जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, हमने अच्छा किया या बुरा किया, ये आप ही समझ सकते हैं। आखिरी चीज अगला सवाल यह था कि चंद साल कबल ये ज़मीन दोबारा सरकार वापस मांग रही थी। इस मुश्किल वक्त में आपने दोबारा ज़मीन पर कब्जा हासिल करने के लिए क्या जद्दोजहद की? इसका जवाब तो इकबाल भाई आपने दे दिया। ये जो सवाल था इसमें आपने दे दिया। मैं एक सवाल बोलिए। इसमें मैं बताऊंगा कि लगभग ये हमारे पास से गवर्नमेंट ने समझो कम से कम 8 से 9 मरतबा कोशिश की कि ज़मीन हमारे से वापस ली जाए, पर हम उसे बराबर फाइट करते रहे। प्रांत लेवल पे
तहसीलदार लेवल पे, टोकन भवन लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे हर जगह हमने कोशिश की। और इस में शुरू में रशीद ताहिर साहब ने भी बहुत मेहनत की और हमें ज़मीन वापस दिलाने में उनका काफ़ी सहयोग उस वक्त था। एक सवाल मैं मेरी तरफ से करूँगा एक बार, ताकि आम लोगों को समझ में आए कि एजीएम क्या है। एजीएम जो है इसका थोड़ा सा। हाँ, एजीएम होता है एनुअल जनरल मीटिंग। अब कोई भी जाकर संस्था होती है ना, तो जो फैसला एजीएम में होता है वो फाइनल होता है। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बदले होते रहेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो फैसले वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बदलेंगे, लेकिन एजीएम फाइनल होता है और जो फैसला एजीएम में हो वो कभी रिवर्स नहीं होता है। एजीएम में हमको ये परवानगी दी गई कि तुम डेवलपर से कांटेक्ट करो और ये काम को आगे बढ़ाओ। तो ये मैं समझ रहा हूँ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये समझ रहे हैं कि हमारे पास परमिशन जनरल बोर्ड ने दी। अगला सवाल ये इकबाल भाई, ये 2020 के बाद शेयर होल्डरों को ये एतराज है कि इलेक्शन क्यों नहीं हुआ भिवंडी कोऑपरेटिव सोसाइटी का, इसकी वजह कीजिए। हमारी जो अभी प्रेजेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, हम फरवरी 2015 में चुन के आए। अब हमारी इलेक्शन जो है 21 फरवरी 2020 को खत्म, हमारा पीरियड 21 फरवरी 2020 में ख़त्म हो रही थी। इसके पहले ही हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक लेटर असिस्टेंट रजिस्ट्रार भिवंडी को दिए कि आप इलेक्शन लीजिए। उनसे कई एक पत्र व्यवहार हुआ भी, लेकिन उस वक्त 21 मार्च 2020 में कोविड आ गया और इसकी वजह से कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लगभग 17 से 18 महीना कोई काम नहीं हुआ। फिर जब ये कोविड हटने के बाद हमने दिसंबर 2021 में दोबारा असिस्टेंट रजिस्ट्रार को लिखा कि हमारे सोसाइटी की इलेक्शन लीजिए। इसका मेरे पास, ये जो मैं बोल रहा हूँ, इसका मेरे पास रिटर्न परमिशन है, रिटर्न लेटर्स है, लेकिन वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने इलेक्शन का प्रोसीजर आगे बढ़ाया ही नहीं। फिर तीसरी मर्तबा हम सितंबर 2024 में वापस इलेक्शन लेने की दरख्वास्त की असिस्टेंट रजिस्ट्रार भिवंडी से। अब इस मर्तबा असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने हमें जवाब दिया कि तुम अपना लिस्ट वगैरह तैयार करो और हमारे ऑफिस में पेश करो। तो 20 दिसंबर 2024 को हमने एक प्रोविजनल लिस्ट ऑफ वोटर वहाँ पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार भिवंडी के ऑफिस में पेश की। आखिरी सवाल ये इकबाल भाई, या और आगे आने वाले वक्त में इस ज़मीन पर क्या तरक्याती काम हो सकते हैं ताकि मुस्तकबिल में लोगों की उम्मीद हो जाए आपसे। कैसा था कि ये इतनी जो कोशिश हमने वहाँ पे की, लेकिन एक तो डिपार्टमेंटल प्रेशर रहता था और दूसरा गांव वाले बिल्कुल काम करने नहीं देते थे। और उनका ये कहना था कि हम यहाँ पे मुसलमान को काम करने नहीं देंगे, है ना, ये क्लियर था। लेकिन अब हमने जब बिल्डर को दिया तो बिल्डर और गाँव वालों की एक मीटिंग हुई, तो उसमें बिल्डर ने इनको कहा कि तुम्हारा जो पहले प्रॉब्लम था कि तुम मुसलमान लोगों को यहाँ पे मानने नहीं दोगे, पर मैं तो हिंदू हूँ, अब तुम्हारे से मेरा क्या ऑब्जेक्शन है। तो वो मैटर वहाँ पे क्लोज हो गया, यानी बिल्डर और गाँव वाले एक हो गए कि ये ऐसा है। अब इसके आगे जो सवाल आप पूछ रहे कि इसमें हम क्या करना चाहते हैं, तो इसमें कैसा कि जैसे मेरा ऐसा है कि अगर हमको 2.5 करोड़ रुपये सालाना आता है, तो ये 2.5 करोड़ से हम वाटर जेट रूम डाल देंगे, एंड एक बड़ा प्रोजेक्ट लगभग 100 रूम डाल देंगे, 120 रूम डाल देंगे, या एक छोटा मोटा स्पिनिंग मिल डाल देंगे। और हमारे जो टेक्सटाइल्स के हैं, और आज टेक्सटाइल्स में पावर लूम से बनिस्बत गारमेंटिंग और प्रोसेसिंग के लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है, तो उस लाइन पे हमें जाना है। और दूसरा है कि शेयर होल्डर्स का क्या, तो शेयर होल्डर्स जैसे मैं और आप जितने भी शेयर होल्डर थे, हमने तो सिर्फ 1000 रुपया का शेयर लिया है। अब आज की तारीख में 1000 रुपया का जो मैं और आपने शेयर लिया है, ये हो गया है लगभग 16 करोड़, है ना। तो और पिछले मैं 10 साल में आपको बता सकता हूँ कि कैसे हम बराबर ये बैलेंस बढ़ाते चले गए। और शेयर होल्डर्स के लिए मैं ये पेश करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि शेयर होल्डर्स की एक मेडिक्लेम पॉलिसी बनाई जाए, ताकि उनकी और उनके फैमिली को मेडिक्लेम अगर पॉलिसी होती है तो उनके, क्योंकि आज के ज़माने में मेडिसिन बहुत महंगा है, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत महंगा है, तो ये है कि उनको एक बेनिफिट आ जाता है।
दूसरा मैं ये भी चाहता था कि हम एक डायलिसिस सेंटर भी चालू करें ताकि हमको इसमें ये बीमारी के दौर में काम आए। तीसरा मेरा प्रपोजल ऐसा था कि हम ऐसे स्कॉलरशिप देवे, सिर्फ 2000-5000 की स्कॉलरशिप नहीं, ऐसी बड़ी स्कॉलरशिप देवे ताकि बच्चे अगर इंजीनियरिंग और मेडिकल में जा सके तो उनको एक बड़ी अमाउंट मिल सके ताकि उनके बच्चे एजुकेशन के फील्ड में आगे जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल भाई। नहीं, एक बार और मैं कहना चाहता हूँ कि देखो अफवाह पे जो आप ध्यान न दें, बिल्कुल अफवाह पे ध्यान न दें। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो हमारे अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये आपकी अमानत जो आप लोग ने हमें सौंपी है, जनरल बोर्ड ने जो हमें ये दी है, ये जवाबदारी जिम्मेदारी, हम आपकी प्रॉपर्टी, आपकी पैसे, आपकी एफडी सब ये आप समझ लो कि ये महफूज हाथ में है और आपको इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह आपकी ये सोसाइटी और दिन ब दिन तरक्की करते जाएगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल भाई। अल्लाह आपका मकासद में आपके जज्बे को फ़रोग दे और अल्लाह करम आपके शामिल हाल रहे। खुदा हाफिज़।